हम चाहते थे कि इसको कहीं ऑनेस्टली ट्रूथफुली पोर्ट्रे करें और एक ड्रामेटिक और एंटरटेनमेंट पोर्शन हो फिल्म में। ये हमेशा एक एक्टर के लिस्ट पे होता है रेज्यूमे में कि हमने एक ऑफिसर का रोल प्ले किया है। मेरे लिए भी था। मेरे क्रिटिकली इंजर्ड होने की सूचना मेरे गांव में किसी ने, कोई दुबई में रहता था, एक छोटा सा मोबाइल लाया था, तो एकदम गुस्से से तमतमा गए कि मतलब तुम क्या इतना कमजोर समझते हो मुझको कि तुमने सही बात क्यों नहीं बताई 64 डेज बाद। तो मैंने कहा कि जैसे दुबे सर ने कहा कि 9 साल से ये कहानी बन रही है, उस कहानी की एक अलग कहानी बन सकती है। इतनी चीजें वो 9 साल में हुई। इमरान जी, सबसे पहले तो जब हमने ट्रेलर देखा और इस ट्रेलर में एक एक डायलॉग, जिस तरह से सीक्वेंसेस को शूट किया गया है, जिस तैयारी के साथ हमने इसको पर्दे पर साकार होते हुए देखा है, आपके इस रूप को हमने पहली बार देखा है जहां पर आप भारतीय सेना की वर्दी में हैं। और वर्दी की एक अपनी खूबसूरती है, वर्दी की एक अपनी शान है, वर्दी की एक अपनी गरिमा है और मर्यादा है। कोई भी इंसान जब ट्रेनिंग के बाद उस वर्दी को पहनता है, कुछ बदल जाता है। लेकिन एज एन एक्टर ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था जब आपने यूनिफॉर्म में इस किरदार को जिया? गुड इवनिंग, थैंक यू लखनऊ फॉर हैविंग अस हियर। मैं एक्चुअली इससे पहले कहना चाहता हूं कि मैं लखनऊ में पिछले 30 दिन से शूटिंग कर रहा हूं एक फिल्म के लिए। वाह। और जब भी आता हूं इस शहर में, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, जो प्यार मिलता है, जो अदब और रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, दिल खुश हो जाता है और हमेशा अच्छी यादों को बटोर कर वापस जाता हूं। तो इस बार भी थैंक यू लखनऊ फॉर दैट, थैंक यू सो मच। ये हमेशा एक एक्टर के लिस्ट पे होता है रेज्यूमे में कि हमने एक ऑफिसर का रोल प्ले किया है। मेरे लिए भी था। एक चाहत थी पिछले 20 सालों से कि मैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसे स्पेस का एक हिस्सा बनूं जो इंस्पिरेशनल हो, पेट्रियाटिक हो। अम, ये आई थिंक 2017 में गया था राजस्थान में, बॉर्डर पे, बीएसएफ के बॉर्डर पे, और वहां के जवानों से बात करके, वहां उनसे मिल के, आई जस्ट फेल्ट कि एक दिन मुझे एक ऐसा किरदार मिल जाए और एक ऐसी कहानी, तो बस मेरा करियर बन जाएगा उससे और एक लैंडमार्क रोल रह जाएगा। और मेरी खुशकिस्मती है कि 7 साल बाद इन्होंने मुझे इस रोल का एक ऑफर दिया और एक ऐसे ऑपरेशन और किरदार। दुबे जी की जो लाइफ स्टोरी है इतनी इंस्पिरेशनल है, इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये बहुत सारे एक्टर्स ने कहा, मैं सुना भी है कि एक बार आप वो यूनिफॉर्म में आ जाते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। एक डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुबे जी की जो लाइफ है, जिस तरह उन्होंने और उनके ऑफिसर्स ने इस ऑपरेशन को लीड किया, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्टर कि हम इसको पेश करें ऑन स्क्रीन। तो वो आधे से ज्यादा काम हो गया था जब मैंने वो यूनिफॉर्म पहन लिया ऑन स्क्रीन। एंड ऑफ कोर्स आई हैड द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द एंटायर टीम, तो बड़ा मजा आया। अब आगे तो ये एक्सपीरियंस अभी हमें और भी सुनना है। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर तेजस जी भी हैं, साथ में नरेंद्र सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सल्यूट इस ऑपरेशन के लिए। आप प्रतीकात्मक रूप से आज मेरे सामने हैं, लेकिन मैं आपकी पूरी टीम के लिए भी ये सल्यूट कर रही हूँ, क्योंकि शायद हम लोग उम्र में उस समय बहुत छोटे रहे होंगे जिस समय ये ऑपरेशन हुआ। वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वो दौर ऐसा भी नहीं था कि जहां पर इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में यहाँ से वहां पहुंच जाती है। जिस समय फोर्स ने उस ऑपरेशन को जमीन पर अंजाम दिया होगा, बहुत से लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होंगे, किसी पार्टी में होंगे, कोई कहीं किसी फंक्शन में होगा, लेकिन आप लोगों ने जमीन पर उसको करके दिखाया और हमारे बॉर्डर्स को हमें सुरक्षित रखा। आज पर्दे पर हम उस कहानी को देखने वाले हैं। आपने सोचा था कभी इस ऑपरेशन पर फिल्म बनेगी, या कोई फिल्म मेकर मेरे पास आएंगे इस प्रोजेक्ट, इस असाइनमेंट के साथ में, और पर्दे पर इसे साकार होते हुए देखा जाएगा? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने जो बताया कि वो ज़माना बड़ा अलग था, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि मेरे क्रिटिकली इंजर्ड होने की सूचना मेरे गांव में किसी ने, कोई दुबई में रहता था, एक छोटा सा मोबाइल लाया था, तो उसके ज़रिए हमारे पिताजी तक ये बात पहुंची। और वो 64 डेज बाद हॉस्पिटल में आए, और आने के बाद जब मेरी कंडीशन देखी तो एकदम गुस्से से तमतमा गए कि मतलब तुम क्या इतना कमजोर समझते हो मुझको कि तुमने सही बात क्यों नहीं बताई 64 डेज के बाद? 64 डेज बाद। तो मैंने कहा कि अब ऐसी कंडीशन आपको कैसे बतानी थी, हमने सोचा थोड़ा ठीक हो जाएंगे। तो माता जी मेरी साथ थी, जो कि आज बैठी हुई है हमारे सामने, और फादर तो नहीं रहे अभी। तो आज इन्होंने इच्छा जाहिर की थी, व्हील चेयर पे हैं, तो इनको मैंने कहा आप जरूर आइएगा, लखनऊ में ही रहती हैं। और उसका दूसरा दूसरा हिस्सा ये है कि किसी को कोई कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं पता था। तो वे बात आपकी सही है कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय।
और हमने कभी नहीं सोचा था कि एक फिल्म के तौर पर ये इतने बड़े जनमानस के सामने ये बीएसएफ की कहानी पेश होगी, क्योंकि ये पिछले 9 साल से इस पे जो लोग इससे कंसर्न थे उस पे काम कर रहे थे, और ये 9 साल की कहानी भी अपने आप में कहानी है, और ये फाइनली एक इतने बड़े पटल पे बन के उभरी है कि मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता सीमा सुरक्षा बल के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल और लैंडमार्क ऑपरेशन था। जिस समय बीएसएफ को इस ऑपरेशन के लिए सम्मानित किया गया, वो बीएसएफ की उस समय की 50 साल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल ऑपरेशन था। एग्जैक्टली 2015 में बीएसएफ ने अपना जो 50वां स्थापना दिवस मनाया था, उसमें तत्कालीन गृह मंत्री महोदय को ये इस पे डॉक्यूमेंट्री पेश की गई थी, और इसीलिए पेश की गई थी कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का ये सबसे नीट एंड क्लीन और मोस्ट सक्सेसफुल अचीवमेंट के तौर पर पेश किया गया था, जिसपे पूरे बीएसएफ को और देश को हमेशा नाज रहा। बीएसएफ के लिए जोरदार तालियां बनती हैं इसमें। तेजस सर, कहाँ से ये आइडिया सबसे पहले क्लिक हुआ आपको कि इस कहानी को मुझे पर्दे पर लेकर आना है? हालांकि अभी हम देख रहे हैं सिनेमा में ऐसी बहुत सारी कहानियां आ रही हैं जहां पर सेना के शौर्य को पर्दे पर दिखाया जा रहा है, इससे पहले भी और कहानियां रची गई, लेकिन इस ऑपरेशन और नरेंद्र सर तक आपका पहुंचना, उनकी कहानी को लेकर आना, थोड़ा इसके बारे में। नमस्ते। जैसे दुबे सर ने कहा कि 9 साल से ये कहानी बन रही है, उस कहानी की एक अलग कहानी बन सकती है। इतनी चीजें वो 9 साल में हुई, लेकिन मैं खुशनसीब समझता हूँ कि वो कहानी मुझ तक पहुंची, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑपरेशन बहुत ही कम लोगों को पता था। और जो हमारे इस फिल्म के 2 लेखक हैं, संचित और प्रियदर्शी, उन्होंने इस कहानी के ऊपर थोड़ा काम किया था, और दुबे सर के साथ उनका संपर्क था। वो तो बाय चांस मेरे पास ये कहानी उनके थ्रू आ गई, लेकिन जब आ गई तो फिर मैंने उसे छोड़ी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसी कहानी है जो हर किसी को बताना चाहिए उस कहानी के बारे में, और अपने आप में वो कहानी बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है वो कहानी इसलिए भी बड़ी है, और शायद दुबे सर भी इस बात को मानेंगे, कि उस कहानी का इम्पैक्ट केवल उस प्रदेश पर या कश्मीर पर ना रहा, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर उसका परिणाम देखने मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो देश की संसद पर हुए हमले और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में हमले के पीछे जो आतंकवादी ग्रुप और मास्टरमाइंड्स थे, उनके ऑपरेशन में भारतीय सेना ने की शौर्य के साथ ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया है। ये वो कहानी है, ये वो किरदार है जिसको पर्दे पर इमरान हाशमी जी रहे हैं, और तेजस जी ने जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और नरेंद्र सर के जीवन पर आधारित ये कहानी है। बायोपिक्स ये हम देख रहे हैं अभी चल रही हैं, जो आ भी रही हैं पर्दे पर, लेकिन जिस समय इस किरदार के लिए आप तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आप सेना से जुड़े एक ऑफिसर को जीने वाले हैं, एक डेकोरेटेड ऑफिसर को जीने वाले हैं, पहली बार आप ये किरदार यूनिफॉर्म के साथ निभा रहे थे, आपकी क्या प्रिपरेशन थी? सर के साथ कैसी फर्स्ट मीटिंग रही इसके सिलसिले में, या जो आपने इसके लिए रिसर्च वर्क किया, वो कैसे तैयारी हुई? जैसे भी जैसे हम किसी भी कैरेक्टर पे काम करते हैं, एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट का सही उस अप्रोच से चलना बहुत ज़रूरी है। पहले तो एक फिल्म में जब आप एक बीएसएफ ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, तो एक फिजिकल स्टांस होना, एक डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बस बोरिंग सी चीज़ें हैं, वेट्स उठाना है, कसरत करनी है, एक डिसिप्लिन सी लाइफ फॉलो करनी है। जो चीज़ों से दिक्कत मुझे होती थी, ज़्यादा खाने में, मुझे ज़्यादा खाना पड़ा इस रोल के लिए, बिकॉज एक कमांडिंग एक फिजिक होना बहुत ज़रूरी था इस कैरेक्टर के लिए। आई थिंक जो एक मेंटल और एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है किसी भी ऑफिसर का या जवान का, क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे रीजन में है जिस तरह कश्मीर है, एक जैसे हम सब जानते हैं एक बहुत ही वॉलेटाइल जगह है। वहाँ की पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल टेंशंस की वजह से ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव जगहों में से एक है, और जिन सिक्योरिटी एजेंसीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इतना टफ टास्क है, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी जिस तरह होती है, अटैक्स, सरप्राइज अटैक्स, जो हिट एंड रन अटैक्स हो रहे थे, जिस तरह हमारे फिल्म में दिखाया है कि 70 जवानों की हत्या हो गई, तो वो साइकोलॉजिकल चीज कहीं लेके आना इस कैरेक्टर में। तेजस ने बहुत सारे मुझे आर्टिकल्स भेजे, राइटअप्स भेजे। फिर ये एक अच्छी बात थी कि मैं दुबे जी के इन टच में था,
और इसमें एक बहुत ही क्लियर चीज है, आपको सिर्फ कैरेक्टर को, पर्सनालिटी को ही डिस्टिल करके आपको उस एक समराइज करना है। तो मेरी जो पहली मीटिंग थी, आई रियलाइज कि एक चीज है अबाउट दुबे जी, ही इज वेरी कैरिज्मेटिक, आर्टिकुलेट, और इनकी एक ह्यूमिलिटी है, एक हम्बलनेस है जो जनरली ऑफिसेज में होती है, क्योंकि हम एज सिटीजन हम देखते हैं कि ये इतनी बड़ी एक जो सैक्रिफाइसेस देते हैं ये, बट इनके लिए इट्स जस्ट अनदर डे ऑन द जॉब फॉर देम। ये जब मैंने इनसे बात भी की एनकाउंटर के बारे में, यू जस्ट सेइंग हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, दिस इज डूइंग, वी डूइंग इट फॉर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। तो उस चीज को कहीं डिस्टिल करना उस कैरेक्टर में, वो मेरा एक मकसद था। एंड ऑफ कोर्स एक स्क्रीन प्ले के दायरे में आप किस तरह उसको कन्विंसिंगली प्ले करते हैं, थैंकफुली आई हैड तेजस, हमारा विजन बहुत क्लियर था, मिलता जुलता था कि हमें इसको ओवर जिंगोइस्टिक नहीं बनाना है। जनरली कभी कभी क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में चीजों को इतना फेक और ओवर द टॉप बना देते हैं हम Absolutely. कि वो आर्टिफिशियल चीज आ जाती है। हम चाहते थे कि इसको कहीं ऑनेस्टली, ट्रूथफुली पोर्ट्रे करें और एक ड्रामेटिक और एंटरटेनमेंट क्वेश्चन हो फिल्म में। कहीं भी सुर कुछ ज्यादा ही चला गया तो वो चीज फिर थोड़ा सा ऑफ पुटिंग होता है ऑडियंस के लिए। तो ये मकसद था हमारा, एंड वी हैड अ टीम दैट सपोर्टेड अस ऑन दैट। इनफैक्ट मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि यूजुअली जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि कोई वो कविताएं जिनमें वीर रस की बात है, तो ऐसी सेना पर आधारित, सेना के बैकड्रॉप पर आधारित फिल्मों में हम देखते हैं कि डायलॉग्स, भारी भरकम डायलॉग्स आते हैं, या एकदम जोश और जज्बे से भरने वाले सीन्स होते हैं। तो आपके कुछ इंटरव्यूज के क्लिप्स मैं देख रही थी जो इधर उधर पब्लिश हुए हैं, तो आपने इस बात को काफी उसमें हाईलाइट किया है कि हमने इस चीज को कॉन्शियसली एफर्ट लिया है कि हमें फिल्म को रियल रखना है, क्योंकि रियल कहानी पर बन रही है, उसको ड्रामेटिक उसमें लेकर वेल, नहीं इफ यू जाना पिक है। एंड चूज, आप कहाँ पे वो सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हैं और कितना इफेक्टिवली ड्रामा और उसका सुर सही होना चाहिए। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, जहां पे वो डायलॉग आता है ट्रेलर में, जहां पे नरेंद्र एक ट्रक पे चढ़ के कहता है प्रहार होगा। आई कैन बेट माई लाइफ कि दुबी जी ने ऐसा नहीं किया होगा, ट्रक मैं पे चढ़ पूछने के वाली थी अपने कि ये रियल अपने डायलॉग है या जूनियर से इस रचा तरह गया बात है? नहीं की होगी, उनको लगेगा कि दुबी जी को क्या हो गया। बट ये ड्रामा कहीं उस सुर तक वहां पे सही लगता है जहां पे ओवर पिच नहीं हो, एट द सेम टाइम ऑडियंस को वो स्वेल ऑफ पेट्रियोटिज्म मिले और वो अच्छा नजर आए स्क्रीन पर। सो उतना ही एक सिनेमैटिक लिबर्टी हमने ली है। नरेंद्र सर, जब पहली बार आपने ट्रेलर देखा, अ, उस समय क्या पहला रिएक्शन आपका था? इमरान सर पास हो गए आपका किरदार निभाने में आपकी नजर में? इमरान हाशमी खुद ही बहुत ब्रिलियंट कैरेक्टर हैं और खुद बहुत ब्रिलियंट कलाकार हैं, तो मैं इनको इवेल्युएट तो नहीं कर सकता, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट इनका अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। जब मैंने ट्रेलर देखा तो उससे पहले की थोड़ी सी बात बता दूं, जब इसकी रूपरेखा डिस्कस हो रही थी और आपके जो बाकी लोग हैं जो कि डिस्कशन के लिए आए थे, और उसमें कुछ इश्यूज पे बातचीत चली थी कि इसको कहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने ये बोला था, जिसकी आप लोगों ने अभी चर्चा की, कि जितना कोशिश करिए कि ये कहानी बहुत रियलिस्टिक हो। तो एक जो प्रॉपर बैलेंस रहा जिसमें कि सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम जो इन्होंने बनाने में ली और जो फैक्चुअल कहानी का जो दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, वो बहुत अच्छा था। मैं मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था और यही मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। पहली दाद तो आपको फिर यहाँ से ही मिल गई सीधे सर से। मुझे लगता है जिनके जीवन पर आधारित, जिनसे जुड़ी कहानी है, उन्होंने ही मतलब सीधे कहता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन को सरपास कर गया नहीं, ये ट्रेलर। तो उनका प्यार है और वो पहले दिन से है। हमने इनको फिल्म का एक पहला कट भी दिखाया था, तभी भी उनसे जो हमें रिस्पांस आया था वो बहुत मतलब ऐसा था कि पीठ थपथपा के चले गए वो, कि चलो शायद उनको लगा होगा कि हाँ ये फिल्मी है, हम ऐसा नहीं करते, बट हम एक वो मीडियम का भी अपना एक डिमांड होती है कि हम किस तरह से उसको लाए। जैसे ये जो बात हो रही है, ये मेरी और दुबे सर से भी हुई थी कि मैं भी इस किरदार को ऐसे ही देखता हूँ कि अगर वो 10 फीट से छलांग लगाएगा तो पहले छलांग तो लगाएगा क्योंकि वो सोल्जर है, लेकिन फिर उसको पैर में चोट भी लगेगी क्योंकि वो इंसान भी रियल है। क्योंकि वो एक वो लाइन मार्जिन रखना बहुत जरूरी होता है कि हम किस तरह की कहानी बताना चाहते हैं, और इस फिल्म में हमने वही कोशिश की है कि वो जो रियलिटी से चिपक कर चले कहानी, उससे ज्यादा हम दूर ना जाए। कश्मीर में आपने कितने दिन शूट किया? शूटिंग अगर आप बोलेंगे तो करीब 28 दिन हमने शूट 28 किया, दिन का शूट रहा। लेकिन हम रहे बहुत समय क्योंकि उस शूटिंग से पहले भी हम कई बार गए
और शूटिंग के दौरान भी आपका बीच में थोड़ा ब्रेक कभी होता है तो कश्मीर में हम कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो इस फिल्म के जरिए लोग देखने वाले हैं, जिसके बारे में ज्यादा शायद लोगों को ना पता हो? ज्यादा तो क्या, मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कभी हम एज अ टूरिस्ट जाते ही नहीं है, जा सकते भी नहीं है, ऐसी भी जगहों पर हम जा चुके हैं। लेकिन जो है वो अलग ही है, वो दुनिया ही अलग है। जैसे सर ने कहा कि बहुत दिया है कश्मीर को और अनफॉर्चुनेटली वहां से बहुत लिया भी है, लेकिन वो जो खूबसूरती है वो बैकड्रॉप में खूबसूरती, और सामने जो चल रहा था कि एक समय था, उस वो दौर था जब वो जल भी रहा था, तो वो दौर था, हमने दिखाने की कोशिश की है वो समय का। ऐसे लोकेशंस की आप बात करेंगे तो एक ही चीज बताऊंगा, जब सबसे पहले हम गए थे तो हम उस ग्राउंड जीरो पर भी जाकर आए जहाँ पे ये ऑपरेशन ये हुआ। ऑपरेशन हुआ, वाह। जी। और दुबे सर हमारे साथ थे और हमें खुद वो अलग फील हो रहा था कि हम जा रहे हैं सर के साथ, लेकिन सर का वहां जाना बहुत, मतलब उनके लिए एक शायद आम बात रही थी। एक्चुअली सितंबर 2019 में गृह मंत्रालय ने इस फिल्म को गो अहेड का एक लिखित ऑर्डर पास किया था, और मुझे जहां तक याद है 27 अगस्त 2022 को आपका कैमरा रोल हुआ था। तो मैं सोचता रहा कि इत्तेफाक है या ऐसे ही है, क्योंकि 27 अगस्त की ही वो डेट थी जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था, और इसका कल्मिनेशन 29 अगस्त के रात को हुआ था। तो जब मैं गया श्रीनगर तो हमारे बैचमेट धर्मेंद्र पारिक वहां पर डीआईजी थे, तो मैंने बोला कि आर्टिस्ट लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फायरिंग की जो आवाज आ रही शूटिंग रेंज पे है। तो मुझे इल्म नहीं हुआ कि, मैंने कहा ये बंबई से आए हैं, बॉलीवुड के इतने बड़े लोग कलाकार हैं, तो इनका रेंज में क्या काम है। तो मैं चल के जो फायरिंग रेंज में गया तो इनकी पूरी टीम फायरिंग प्रैक्टिस कर रही थी, बिल्कुल फटीक में, प्रॉपर, बिल्कुल लेट भर फायर कर टारगेट चेक करना। तो हमें लगा कि ये इन्होंने डे वन से लगता है इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए कितनी सीरियसनेस है। मतलब बहुत अच्छा लगा कि ये प्रॉपर एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले रहे हैं कि जो कैरेक्टर को हम दिखाएं या सीमा सुरक्षा बल को पब्लिक की नजरों में जो हम शो करें, ये ऑलमोस्ट वही हो जो कि असल जिंदगी में होता है। इनफैक्ट मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर बात करें, क्योंकि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है कि आप बीएसएफ के एक ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे यूनिफॉर्म पहनने का तरीका है, सैल्यूट का तरीका है, सैल्यूट रिसीव करने का तरीका है, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट एवरी सिंगल थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नहीं, जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स ऐसी फिल्में आप हमेशा फिल्में ऑडियंस के प्यार को बटोरने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जहां पे आप बीएसएफ की दुनिया को एक तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं, किसी की जिंदगी आप ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं। तो हर चीज को कहीं रिसर्च के साथ, उन बारीकियों के साथ उसको वेन करना और स्टडी करना सेट पे जाने से पहले, तो प्री प्रोडक्शन का बाकायदा बहुत हमने वक्त लगाया। और थैंकफुली जो सपोर्ट सिस्टम, जो सहारा हमें बीएसएफ से मिला, उसके बगैर इस फिल्म में जो क्रेडिबिलिटी आई है, जो स्केल आया है, वो नहीं आ पाता। क्योंकि हम जब गए श्रीनगर, पहले कुछ दिन तो यही हम सीखे सब कुछ, जिस तरह आप हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जूनियर सीनियर्स के बीच, जिस तरह सल्यूट करते हैं, बैजेस मेडल्स किस तरह पहनते हैं, चलने का ढंग, एक जो स्टांस होता है, कवर जब आप फायरिंग कर रहे हैं किस तरह होता है। और पहले दिन तो सारी गन्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन इन्होंने, एक ऐसा लग रहा था कि बुफे टेबल है, बस खाना नहीं है, गन्स है वहां पे। तो एक 2000 और 2003 के बीच जो इक्विपमेंट था तभी, ऑब्वियसली मॉडर्न डे इक्विपमेंट, जिस तरह नाइट विजन गॉगल्स और सब उस समय इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो वो सब रिसर्च के हिसाब से वो हमने बीएसएफ से एक तरह से बात करके वो इस फिल्म में इस्तेमाल किया है। मैं अगर बोलूं इसमें कुछ, जी। अगर आपको याद है, बीएसएफ का कैंप में का शायद वो आखिरी दिन था और उसमें हम वो सीक्वेंस शूट कर रहे थे जब फिल्म के नरेंद्र दुबे फाइनल क्लाइमैक्स के लिए तैयार होके सारे एम्युनिशन वगैरह लेके जा रहे हैं। तो हम एक्चुअल जहां एम्युनिशन, सर ये बोल सकता हूँ ना मैं? हाँ, तो बोलना शुरू कर दिया तो बोल दीजिए। हाँ, बोलना ही पड़ेगा। तो एम्युनिशन जो रखते हैं, कोत कहते हैं, उसके बिल्कुल बाहर हम ये शूट कर रहे थे और हमारे पास में डमी ग्रेनेड्स रखे थे। तो वो डमी ग्रेनेड्स वो सिखाने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, वो खुल जाते हैं सारे, लेकिन उसमें छेद होते हैं। तो मैंने कहा वो छेद वाला अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो जो हमारे साथ लाइजनिंग ऑफिसर थे उसने बोला कोई बात नहीं सर, ये ले लीजिए, आप दूसरा ले लीजिए। तो मुझे लगा वो डमी है जिसमें छेद नहीं है, वो लेकिन असली ग्रेनेड्स थे। Oh my God. तो उन्होंने सामने रखे, इमरान कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर हाथ का शॉट है तो मैं चला जाता हूं, आप लोग शूट कीजिए कि मेरा काम तो हो गया है,
पता नहीं सही में वो एक असली ग्रेनेड आ गया वहां पे, तो फिर पता नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सिंपली कहा था, ये पूरी सेफ्टी के साथ उन्होंने हमें बताया था कि ये कुछ नहीं होगा, इसका उसका एक तरीका होता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अलग थी। तो इमरान ने तो हाथ लगाने से मना कर दिया, उन्होंने मैं तो हाथ नहीं लगा रहा हूँ इसको। बोल रहे हैं कि पिन निकालो इसमें से, ये असली नहीं है। आज एनीवेज, खैर वो शॉट ठीक हो गया। चलिए हम फिल्म में Safety wise. मेरे ख्याल से आज जितने लोगों ने ये किस्सा सुना शायद रिकनेक्ट कर पाए उससे, उस समय फिल्म देखते हुए आइडिया लग पाएगा उसका। नहीं, अभी वो तो पता नहीं चलेगा पता नहीं ऑडियंस को, चलेगा, ऑफ कोर्स नहीं सीन चलेगा। बिल्कुल। वो तो हम वो पूरी मतलब हमारी भी वो एक बात होती है कि जितना भी उसमें फेक चीज हो फिल्म के लिए, लेकिन दिखाते वक्त वो कहीं पता नहीं चलता है। वो एक्टर्स के ऊपर भी रहता है कि जिस तरह से फेक गन को भी वो असली गन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग है, वो सोच है वैसी। और बीएसएफ के हमारे साथ में एक ऑफिसर पूरे टाइम थे, जैसे दुबे सर भी कई कई बार शूटिंग पर आए, लेकिन एक ऑफिसर हमारे साथ पूरे टाइम रहते थे जिन्होंने हमें बताया कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं। तो उसकी बहुत बहुत मदद हुई हमारे। आपने कहा 28 दिन आपने कश्मीर में शूट किया, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस की जानकारी के लिए भी बताना चाहूंगी। बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फ्राइडे यानी कल ही श्रीनगर में फिल्म का रेड कार्पेट होने वाला है, और 38 साल के बाद जम्मू कश्मीर में रेड कार्पेट जैसा, ऐसा फिल्म के प्रीमियर जैसा कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो जब हम बात न्यू कश्मीर, नया कश्मीर क्या बदल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक कितनी बड़ी बात है कि 38 साल बाद एक तस्वीर वहां पर ऐसी दिखाई देगी जिसे याद करने वाले लोग अब उम्र में कितने बड़े हो चुके हैं, जो उस समय यंग एज में रहे होंगे और आज वो उस मोमेंट को रिलिव करेंगे। और इमरान, आपकी फिल्म के लिए ये होने वाला है कश्मीर आई थिंक में। एक एयर ऑफ नॉर्मलसी आनी शुरू होगी वहां पे। बहुत सारे क्रूज जाके वहां पे शूटिंग करते हैं। आई थिंक मैं और बॉलीवुड के क्रूज को इनवाइट करना चाहूंगा कि वहां जाके वो अपनी स्क्रीनिंग्स करें, ताकि और वहां पे टूरिस्ट के जो एक फुटफॉल्स होंगे वो भी बढ़ गए। हमने खुद देखा, हमारी 30 दिन की जो शूटिंग थी वहां पे, एक सेफ्टी नॉर्म्स था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया वहां पे। और मेरा एक्चुअली पहला ट्रिप था श्रीनगर में। आप जो पहले श्रीनगर नहीं मैं गए नहीं इससे गया था, पहले? पहली बार इस फिल्म के लिए जाके मैंने शूटिंग की वहां पे। और खूबसूरत तो है ही जगह, लेकिन वहां के लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया हमें, दिल खुश हो गया। और आई थिंक हमारी शूटिंग भी इतनी आसानी से हमने खत्म कर ली, पता भी नहीं चला। वैसे अभी तो बातचीत अलग दिशा में जा रही थी, लेकिन क्योंकि कश्मीर और मेहमान नवाजी का जिक्र हो गया तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी। अभी आपने कहा लखनऊ में आपने काफी दिन बिता लिए, लखनऊ का खाना वर्सेस कश्मीर का खाना। मेरा एक्चुअली बहुत बोरिंग सा डाइट है, तो ओह गॉड मैं मैं तो सेम खाना खाता हूँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर रोज। तो वो होटल के लोग भी तंग आ गए हैं, उनको भी एक दो दिन के बाद बोलना बंद ही कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो तो सर आप तो यही कश्मीर खाने का वाले हैं। रेसिपी आप बिल्कुल ट्राई नहीं कर मैंने पाए? नहीं ट्राई किया एक्चुअली। आज मेरी शूटिंग खत्म हुई है, मैंने बोला कि कहीं प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं डाइट में इतना वेरिएशन नहीं करता हूँ। अब शायद आज रात को नरेंद्र शायद सर, व्हाट अ खाता हूँ। लॉस। आप क्या मतलब मेहमान नवाजी में कश्मीर का खाना मिस टू कर गए? टू प्ले हिम ऑन स्क्रीन कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा तो सैक्रिफाइस हमें करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। वो अब तक तो पता था कि इमरान हाशमी दो ही चीज कॉमनैलिटी है हमारी उनकी, बट एक तीसरी चीज और मिली आज की, जो इनका फूड वाला हैबिट पता चला। एक दिन हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि आप देखे होंगे यूनिफॉर्म में बी पॉजिटिव इंस्क्राइब्ड है नेम प्लेट के साथ, और ये फोर्स में यूनिफॉर्म पे बी ब्लड ग्रुप लिखना एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, लाइफ सेविंग रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो मेरा भी है। फिर हमारा बर्थ मंथ का शेयर करने की बात चली थी, आल्सो मार्च बार, तो वो एक कॉमनैलिटी निकल के है। सर एक और फूड का कॉमनैलिटी इन्होंने निकली आज बात है, एक और कॉमनैलिटी निकली है जो आज मुझे पता चली। मेरा करियर शुरू हुआ था 2003 अगस्त में। ओ तो और ये गाजी बाबा ऑपरेशन भी मेरी अगस्त पहली 2003 फिल्म का रिलीज है। हुई थी जब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। So all these are the things, dots being connected to connect the destiny, because it was basically destined to him कि वो इसको पर्दे पर आज 22 साल बाद इतनी हिस्टोरिकल ऑपरेशन को लेके आया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब इनफैक्ट सर, अभी जब आप ऑपरेशन का ही जिक्र कर रहे थे तो ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। उस समय जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें आपको गोली भी लगी, आपने बताया गोली यहाँ लगी। गोली यहाँ लगी, उसमें आप इनफैक्ट 60 प्लस डेज आप हॉस्पिटलाइज भी रहे। एक गोली अभी भी आपके शरीर में है? उस ऑपरेशन में
मेरा दाहिना हाथ पूरा शेटर्ड हो गया था, उसमें गोली कितनी लगी वो उस समय तो पता लगा नहीं। और मैं हॉस्पिटल में गया, मेरी सर्जरी हुई। अगले दिन करीब 11 बजे एनेस्थीसिया से मेरी मेरी नींद खुली, तो मैं लेटे लेटे अपनी शरीर को कोशिश कर रहा था देखूं, तो डॉक्टर्स ने बताया कि 7 बुलेट शॉट्स हैं आपके बॉडी में। तो वो 7 शॉट्स कहाँ पता नहीं, क्योंकि पेट में जो गोली लगी वो एग्जिट नहीं हुई, अंदर ही लॉज्ड हो गई। अभी भी ग्रेटर सियाटिक नॉच में वो लॉज्ड है। तो अब वो एग्जिट हुआ नहीं, उंड तो पता लगा नहीं। राइट लेग में गोली लगी तो उसने फ्रैक्चर नहीं किया बोन को, तो शायद नहीं पता लगा, जब स्टिचेस से मालूम हुआ। और लेफ्ट चेस्ट में करीब 3 शॉट्स लगे थे। वो डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल का जो इंसिग्निया होता है 1x1 इंच स्टील प्लेट, मेरी मुकद्दर अच्छी थी तो वो पूरा उस पर ब्रंट लगा और वो पूरा क्रश हो गया। वो अभी भी हमारे पास एक सोवेनियर के तौर पे घर में रखा है। और उसने गोलियों को आर्म पिट में डिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी स्टिचेस वगैरह थी, और एक गोली पेट में लगी थी। तो इंजरी का पूरा डिटेल हमको अगले दिन हॉस्पिटल में पता लगा, क्योंकि जब हॉट इनकाउंटर सिचुएशन में आप होते हैं तो उस समय जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा होता है, जो आप महसूस कर पाते हैं, उससे ज्यादा आपको उसमें पता नहीं होता। तो ये इंजरी वगैरह का पूरा डेटा डॉक्टर से मिला और मेरा हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लंबा रहा। मैं 19 दिसंबर 2007 को एम्स से डिस्चार्ज हुआ। बीच बीच में मैं इंटरमिटेंट पीरियड के लिए डिस्चार्ज भी होता था, लेकिन जो कोलोन रिमूवल हमारी सबसे बड़ी सर्जरी थी, जो एक ही कैलेंडर ईयर में 3 सर्जरी हुई मेरे पेट की, और फाइनली मैं एनल पाउच पे रहा करीब 2 साल तक। अब ये सारी चीजें हैं, बट ठीक है, आज ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीजें तो मैं सिर्फ आपको देख रही थी कि आप कितने आराम से, कितने नॉर्मल तरीके से इस बात को कह रहे हैं। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट यू। मतलब सर, मतलब लोग ये कहते हैं कि जब कि when you are लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ जाए ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड, बाकी सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो जीरो हो जाती हैं उस आपकी दिन। बात बिल्कुल सही है। ये इनकाउंटर बेसिकली मौत से हाथ मिलाने वाला था, बट हैंड शेकिंग विद द डेथ। आप जा रहे हैं, आपको पता है कि गाजी बाबा का हेड आउट है, 17 महीने से वो स्केप कर रहा है कश्मीर वैली में, संसद पर हमला करने का इतना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके सिर पे है, उसको मारना है, पक्की खबर है, उसका डिप्टी चीफ आपके कब्जे में है, तो आप प्रिपेयर्ड हैं कि ये होगा, क्योंकि कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। तो इन सारे इनकाउंटर्स में हमारे एक साथी बलवीर सिंह की शहादत हुई, जिसका हमें बहुत दुख है, उसे बचा नहीं पाए हम, क्योंकि पहला झटका उसको लगा और पहली गोली लगी। और बाद की जो जिंदगी रही उसमें क्या होता है कि जब डीजी ने मुझे कांग्रेचुलेट किया आईसीयू में, जब एनेस्थीसिया से नींद खुली, तो डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, मेरी वाइफ, ये लोग बिल्कुल गेट पे दिखे। तो डीजी ने मुझे बोला कि आई स्पोक टू द डॉक्टर्स एंड यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, बट लाइफ बच जाएगी, बात कर ली मैंने, यू विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे तब समझ में नहीं आया कि ये किस बात की बधाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गाजी बाबा इज हिस्ट्री। तो और बाकी साथियों की जब खबर मैंने सुना, तो जो कहते हैं कि आपके तकलीफ जो इतने बड़े लेवल पे है आपके माइंड में, वो ऐसा लगा नहीं, लगा बहुत कम हो गया। तो होता है कि जब आप एक रिकॉग्निशन मिलती है और बाकी बची हुई जो जिंदगी है वो आप एक इज्जत और ग्लोरी के साथ जीते हैं, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो यू कैन कंफर्टेबली लिव विद द इंजरीज एंड द डिसेबिलिटी व्हिच यू एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइन ऑफ ड्यूटी। मेरा ये मानना है, फिर वो सब चीज कम हो जाती है। इतना सर, उसका ख्याल है। अनदर सैल्यूट। मैं आपकी ये बात सुनते सुनते इस विषय पर बात करने लगेंगे तो फिर आज पूरी शाम निकल जाएगी, और क्योंकि जितनी लेयर्स हैं ऐसे विषयों की, और जी, इतनी लेयर्स हैं इन सब चीजों की कि हम कॉमन लोग घर में बैठकर ये सब बातें हमारे लिए किस्से कहानियों का हिस्सा है। आप ग्राउंड जीरो पर उस ऑपरेशन को निभाकर और सक्सेसफुली निभाकर आए हैं। इनफैक्ट जब जिस समय मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, इसमें एक बात इस ट्रेलर में आती है जिसमें
सैनिक का शौर्य तो दिखाई देता है, उसके पीछे के स्कार्स नहीं दिखाई देते। आपके ही किसी आई थिंक इंटरव्यू का भी ये हिस्सा था, कहीं पर शायद आपने ये कहा होगा। जब ये स्कार्स की हम बात करते हैं, तो ये जो चैलेंजेस हैं, जो सैनिक ने ऑफिसर ने उस ऑपरेशन के दौरान जिए हैं, आप जब इस किरदार को पर्दे पर निभा रहे थे, आपके लिए कोई ऐसा इमोशनल या कोई ऐसा इंटेंस मोमेंट आया जिसने शायद आपको भी भीतर तक झकझोरा और उससे बाहर निकल में एज एन एक्टर, एज ए पर्सन आपको टाइम लगा? हाँ, कुछ ऐसे सीन्स हैं बहुत ही इमोशनली डिस्टर्बिंग इस फिल्म में, जहाँ पे पढ़ के मुझे बड़ा धक्का लगा और ऑडियंस को भी लगेगा। ज़्यादा इसके बारे में कह नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट में फिल्म में लोगों का मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन आपने प्रोमो में देखा होगा एक सीन जहाँ पे नरेंद्र खड़ा है और इसकी आंख से आंसू टपकता है, और फिर एक सीन है जहाँ पे अपनी बीवी के सामने वो रो देता है। तो वो आई थिंक एक सोल्जर की जिंदगी को कहीं समराइज वो चीज करती है, जहां पे आप अंदर एक तरह से टर्मोइल, इतनी टर्बुलेंट बात होती है, आप अंदर से टूट चुके हो, इतना हाई रिस्क प्रोफेशन है, इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि बलबीर सिंह जो इनके दोस्त हैं, उनके कॉमरेड्स की जाने चली जाती हैं ऑपरेशंस में, इतनी चीजें इनको देखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नली आपको वो एक प्रोटेक्टर का रोल निभाना है फॉर द कॉमन मैन, वो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है, और वो एक सीन है जहां पे वो सारी इमोशंस को एक तरह से फील कर रहा है, और वो बस सीनियर के सामने दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन अपने फैमिलीज के सामने, अपनी पत्नी के सामने वो एक वल्नरेबिलिटी, एक वल्नरेबल साइड, वही एक जगह है जहां पे वो अपना दिखा सकता है। तो वो आई थिंक वो इमोशनली ड्रेनिंग बहुत सारे सीन्स हैं हमारी फिल्म में इस तरह। आपका ट्रेलर जब आपके करीबी लोगों ने देखा, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, उनका क्या रिएक्शन था, या सबसे बेहतर कॉम्प्लीमेंट जो आपको अभी तक के परफॉर्मेंस के लिए इस ट्रेलर को देखकर मिला हो, which stayed with you? आई थिंक ये कि एक ऑफिसर के किरदार में पहले तो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आई वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का किरदार प्ले नहीं किया था। उनको एक जनरली कहानी पता है, फिल्म का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है, बट आई एम वेटिंग एक्चुअली जो असल रिएक्शन आएगा जब वो फिल्म देखेंगे, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी टेल है ये। जब लोग सिनेमा घर में जाके ये फिल्म देखेंगे, 2 घंटे की फिल्म, और पूरे ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, वो फिर वो जब बाहर आएंगे, वो मुझे उनका रिएक्शन पता करना है किस तरह होगा। What made you select this film? जब आपको ये लगा कि ये फिल्म मुझे करनी है, या I want to be in this project? I think his lifestyle and also एक ऐसे extraordinary operation के बारे में जो BSF ये 50 years में सबसे एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहा है, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी में एक डिफाइनिंग मोमेंट रहा है। अगर आप इसकी चीजें देखें, 2000 जब जैश ए मोहम्मद का जन्म हुआ था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और गाजी बाबा का एक रेड अलर्ट था कि इनको गिराना है, ऑपरेशन के साथ इनको क्रिपल करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद 13 साल तक जैश ए मोहम्मद की ऑपरेशंस हमारे देश में एक तरह से थम गई थी। तो इसका इम्पैक्ट इतना है, तो ये ट्रू स्टोरी ऑडियंस के सामने लेके जाना, और खुद एक खुलासा जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, आई फाउंड इट अनबिलीवेबल, कि आई फेल्ट कि इसके बारे में फिल्म क्यों नहीं बनी है। अगर आप देखें तो मीडिया में भी ज्यादा इसका जिक्र नहीं है, शायद उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, पब्लिक डोमेन में इतनी बातें नहीं है इसके बारे में, बट दैट्स अ गुड फॉर्च्यून कि इसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, इसका खुलासा सिनेमाज में ही होगा। इनफैक्ट बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, हिंदुस्तान में कहानियां बिखरी हुई हैं, कहानियां इतनी हैं, जो आप ढूंढने चलेंगे तो आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर एक से बढ़कर एक किस्से कहानियां दिखाई देंगे कि अच्छा ये भी हुआ है, हमारे बीच ऐसी भी घटना घटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर्दे पर नहीं आ पाती हैं वो कहानियां। इनफैक्ट आज की तारीख में जब हम देखते हैं सिनेमा को लेकर जो एक क्रिटिसिज्म हो भी रहा है, या मुंबई बेस्ड जो सिनेमा बन रहा है और दक्षिण भारत में जो सिनेमा बन रहा है, ये पॉइंट बहुत आ रहा है, कहानियों पर काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर जवाब दें एज अ फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर। कहानियों पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, पर वो एक दौर होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर टाइप की कहानी लेकर चलना चाहते हो। लेकिन अब अगर आप देखेंगे पिछले 20 सालों में, ये 20 क्या उससे ज्यादा भी, देश की सुरक्षा के बारे में जितनी कहानियां हैं उसके ऊपर फिल्में आ रही है और आते रहती हैं। वो मतलब हर 5-6 फिल्म के बाद एक फिल्म उस पे आती है, जो कि अच्छी बात है। मुझे लगता है वो फ्रीक्वेंसी और बढ़नी चाहिए,
लेकिन जैसे आपने कहा वो भी बात सच है कि इतनी कहानियां हैं हमारे देश में कि किसी को कोई पसंद आती है, किसी को कोई, तो मुझे लगता है वो थोड़ा चॉइस का भी एक उसमें भाग है, और ऐसा कुछ सोची समझी वो कोई प्लानिंग नहीं है कि इस तरह की कहानियां नहीं कहनी है, लेकिन वो चॉइस का पार्ट है। और जैसे इमरान ने कहा कि हमारे लिए फॉर्चुनेट था कि ये कहानी किसी और ने नहीं उठाई थी अब तक, और वो इतनी बड़ी कहानी है, ये पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आता है। तो अगर वो कहानी मीडिया में पहले ही फैल जाती तो पक्का कोई और बना लेता। तो ये तो हमारा सौभाग्य था कि वो हमें मिल गई। क्या बात है। और नरेंद्र सर तो आज साथ में बैठे ही हुए हैं। अब ट्रेलर में एक सर डायलॉग आता है, कश्मीर में वर्दी पहनने का मतलब समझते हो क्या? ये डायलॉग, मतलब ये कहते हैं ना, बोन चिलिंग एक स्टेटमेंट निकल कर आता है। एंड आई एम श्योर कि जो ऑफिसर्स हमारे वहाँ ऐसे एरियाज में सर्व करते हैं, नॉट ओनली कश्मीर बट बाकी भी जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पर सर्व कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज घर पर कई बार कहते हैं 3 दिन से बात नहीं हुई, और 3 दिन से बात नहीं होने का मतलब उनके लिए कुछ और होता है एज कंपेयर टू द अदर पीपल फ्रॉम द कंट्री। तो वो डायलॉग उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट और रेजोनेट करता है स्क्रीन पर। एक्चुअली ये डायलॉग जो है इसका कनेक्शन इस बात से है कि सन 2000, 2001, 2002, 2003 ये जो 4 साल थे, इस 4 साल के कालखंड में इतनी कॉप किलिंग हुई कश्मीर में जो किसी और पीरियड में नहीं हुई। कल मैं इंटेलिजेंस ब्रांच से मिले हुए डेटा को पढ़ रहा था तो मैं ईयर वाइज कंपेयर कर रहा था वायलेंस और किलिंग के बारे में। तो यूनिफॉर्म में जेके पुलिस का कांस्टेबल हो, आर्मी का जवान हो, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, अगर आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो आप डाउनटाउन श्रीनगर में एक ऐसे साफ टारगेट हैं कि साइलेंसर पिस्टल से शूटिंग के लिए आप प्रोन हैं। और कुक्कड़ बाजार, मैसुमा, हवा कादल, लाल चौक, डल गेट, उन गलियों में आपको ड्यूटी देनी है। आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है, वहां फिजिकली आपको रहना है। आपकी आंखें सामने देखती हैं। हमारे एक जवान को सिर्फ इसलिए उसकी जिंदगी बच गई कि वो जाड़े की टोपी पहना था और हेलमेट उस वजह से पूरा फिटेड नहीं था। उसको पिस्टल सटा के गोली मारी, लेकिन उसने सोचा कि जहां पे हेलमेट है वो खोपड़ी है, लेकिन हेलमेट ऊपर था और उसको गोली टच करके निकल गई। जाके हम लोग उठा के लाए, लेकिन मतलब वो बच गया, उसको बहुत डांट पड़ी। अब मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी जवान यूनिफॉर्म में खड़ा है तो उसको मान के चलना है कि उस पर कभी भी फायर होगा। और उन्होंने, फिल्म का भी शायद ये पार्ट है कि इतनी किलिंग्स हुई और सारी किलिंग जैशे मोहम्मद के जरा निगरानी में गाजी बाबा कर रहा था। बीच में यह भी प्रस्ताव चला कि क्यों ना प्राइवेट कपड़े में, सिविल कपड़े में हम लोग भी इसको काउंटर करें। थोड़ी कोशिश भी हुई, लेकिन जैसा कि आपको पता है कश्मीर की सिचुएशन में आप इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो ये कई बार सेल्फ सुसाइडल भी होता है, इसका काउंटर प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। और हमारे साथ बड़ी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी मतलब कि आपको ये भी देखना है कि कोई बेगुनाह पब्लिक को गोली ना लगे, आपके रिएक्शन से कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, वो एलिगेशन भी आपके ऊपर आता है। और आपके ऊपर अगर इस तरह का अटैक हुआ है तो आपको बदला भी लेना है। तो आप एक बड़े रेजर ब्लेड पे चल रहे होते हैं यूनिफॉर्म पहनने के बाद। तो ये सारी दिक्कतों के बीच सिक्योरिटी। इनफैक्ट सर, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। मुझे बीते कुछ सालों की घटना है जिस समय मुझे लगता है पत्थरबाजी कुछ हुई वहां पर, और उसके बाद एक यंग ऑफिसर थे, उन्होंने गाड़ी के बोनट पर जो स्टोन पेंटल था उसको बिठा के उन्होंने बांधा। मेजर और महती। वो, हाँ, और वो विजुअल, इट वाज अ विजुअल इन नेशनल न्यूज। और हुआ ये उसके बाद कि एक अलग तरह की बहस पूरे देश में छिड़ गई कि ये कैसे आप कर सकते हैं। फिर उसमें 2 पॉइंट थे, ह्यूमन राइट्स वाला एक पॉइंट जो है लोग डिबेट में उठा रहे थे, और दूसरा बिंदु ये था कि क्या ह्यूमन राइट्स और क्या सुरक्षा का अधिकार वर्दी में जो है उसको नहीं है। उसके ऊपर जो पत्थर आया है, ठीक है, आप उस स्टेप को आप क्रिटिसिज्म के दायरे में लाइए, ड्यूटी के दायरे में लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में लाइए, लेकिन वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसने उस समय के जो बातचीत और जो हालात थे उसको एक प्रतिकार, एक सिंबल के रूप में, एक सिंबल अपने आप में वो पिक्चर बन गई थी। ऐसे इंसिडेंट तो आपकी सर्विस के टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में भी वहां पर काफी हुए होंगे, आई एम श्योर। एग्जैक्टली ऐसा जो आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की आपने उदाहरण दिया, ये बड़ा एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। उस पे क्रिया प्रतिक्रिया व्यूज रिव्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या है, एक ऐसे डिफिकल्ट एरिया में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर दौरान ड्यूटी, इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी,
आप जो कुछ करते हैं वो एग्जैक्टली टेलर मेड सिचुएशन नहीं होती। बिल्कुल। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपके हाथ में कि यहाँ एग्जैक्टली यही करना है। तो ऐसा करते समय कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अनइंटेंशनल भी गलतियां होती हैं, किसी को चोट लग गई, कोई इंजर्ड हो गया, और वो एक बोनाफाइड ड्यूटी के दौरान होता है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है, जैसे यही ब्रीफिंग है जवानों को, हर जवान के जेब में होता है इंस्ट्रक्शंस कि भाई व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो हम एक जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको वायलेट नहीं करते, हमेशा उसको एक लक्ष्मण रेखा बना के चलते हैं कि भाई हमको इसके दायरे में काम करना है। हम टेररिस्ट नहीं बन सकते। टेररिस्ट को ये नहीं चूज करना है कि कौन पीस लविंग सिटीजन है, कौन यूनिफॉर्म में है। उसके लिए किलिंग एंड नंबर ऑफ किलिंग, ये सारा उसके लिए प्लस पॉइंट है। हमारे लिए अगर कोई एक इनोसेंट सिविलियन मर जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, उसका हमें जवाब देना है क्योंकि वो वहां का सिटीजन है और वो चीज हमारे अगेंस्ट होती है, उसमें हमें कोऑपरेशन लेवल में कमी आती है। तो कोशिश जनरली यही होती है कि इस तरह की कोई घटना हमसे ना हो, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल गाजी बाबा का ऑपरेशन है। एक सिंगल सिविलियन को गोली नहीं लगी और हार्ट ऑफ श्रीनगर के अंदर एक एनकाउंटर हुआ, नूरबाग के एरिया में, जहां मकान गिन नहीं सकते। इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ, पूरी बिल्डिंग डिमोलिश हुई, एक सिंगल आदमी को खरोच तक नहीं आई। एक शहादत हुई बलवीर सिंह की और लोगों को चोटें लगी और सिर्फ टेररिस्ट मारे गए। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले इसी तरह से किसी ऑपरेशन का जिक्र हो रहा था, तो उसमें भी एक सीनियर ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा था कितने गाजी आए कितने गाजी गए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो मतलब मुझे लगता है वो गाजी बाबा वाला जो एक ऑपरेशन एक पॉइंट है वो अपने आप में एक प्रतीक भी है भारतीय सेना के आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को लेकर। जो गाजी नोमेनक्लेचर है ये बेसिकली विक्टोरियस, फतह करने वाला, मतलब हम आई केम, आई सा, आई कांकर्ड, मतलब मैं हूं जो, मैं सुप्रीम हूं। तो इस शब्द से वो निकला हुआ है और उसके रेफरेंस में किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, क्योंकि वो बुक मैंने पढ़ी हुई है, तो उसमें उन्होंने एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ है कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, मतलब लेट देम कम, वी हैव केप्ट द ग्रेव रेडी। ग्रेव रेडी है उनके लिए। क्या बात है। ये उसका मकसद है मेरे से। इमरान, आई एम श्योर आप जब सर से मिले होंगे और जिस समय आप लोगों के कॉन्वर्सेशन हुए होंगे फिल्म और कैरेक्टर की तैयारी को लेकर, तो ये सारे किस्से उस वक्त भी आए होंगे कि क्या क्या देखा, कैसे कैसे घटनाएं घटी। ऑडियंस जब ये फिल्म देखकर निकलेगी, क्या मैसेज अपने साथ लेकर जाएगी, या क्या एक वो मैसेजिंग और एक सीधा संवाद इस फिल्म के जरिए ऑडियंस के बीच होने वाला है? बिल डेफिनेटली जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है दुबे जी का, इनके बहादुर बीएसएफ ऑफिसर्स का बैक देन 2001, जो एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें किसी भी तरह गाजी बाबा को पकड़ना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिपल करना है। और जिस तरह इन्होंने इस ऑपरेशन की प्लानिंग की कि उन्हें जैश ए मोहम्मद को एक मुंह तोड़ जवाब देना है उस वक्त डिलिजेंटली, और ऐसा नहीं है कि इनको ऑब्स्टिकल्स का सामना नहीं करना पड़ा, ये भी दिखाया गया है। कोई स्मूथ रोड नहीं था 2 साल तक, बहुत सारी चीजें थी, इश्यूज थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कर दिखाया। तो आई थिंक टोटलिटी में जो एक फीलिंग आती है वो एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, एक फक्र होता है हमारे बीएसएफ के ऑफिसर्स पर, इनकी टीम पर। और ये दो चीजें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमारी कंट्री में, वो है फ्रीडम और सिक्योरिटी। हमारे शहरों में हम भूल जाते हैं कि ये एक बस दिस इज आवर गॉड गिवन राइट। ये हमें पता नहीं है कि वो सोल्जर, वो बीएसएफ ऑफिसर वहां पे बॉर्डर पे तैनात, धूप में, वहां राजस्थान की गर्मी हो या अप नॉर्थ -डिग्रीज में, वो अपना काम कर रहा है और वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम भूल जाते हैं। ये एक रिमाइंडर होना चाहिए, हमारे स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। और ये हमारा काम है एज फिल्म मेकर्स की, या हम मानते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये ऑडियंस के सामने पेश करें इन द मीडियम ऑफ अ फिल्म, ताकि वो एक उनको ये पता चले। वो आपके लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद क्या है? आई थिंक पेट्रियोटिज्म जिस तरह एक बीएसएफ ऑफिसर का होगा, आई थिंक फॉर अ कॉमन सिटीजन, आपकी खुद की दुनिया में आप किस तरह अपने देश में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आप पर है। आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपने लेन से शुरू कीजिए, वही एक अपने कैपेसिटी में आप जो कुछ भी कर सकते हैं टू गिव अ पॉजिटिव
थिंक टू योर नेशन, वो एक पेट्रियोटिज्म होता है मेरे लिए। आई एम श्योर फ्री टाइम में आप भी कुछ सिनेमा या अलग तरह से कंटेंट वगैरह देखते होंगे जब समय मिलता होगा। कोई ऐसी फिल्म जो आर्मी बैकग्राउंड पर बनी है विच इज योर फेवरेट, या जिसको देखकर आपको लगा हो कि इस तरह का किरदार अगर मौका मिला तो मैं भी करना चाहूँ। एक्सेल फिल्म्स मूवीज की मुझे लक्ष्य बड़ी लक्ष्य पसंद थी। हाँ, हाँ। और ये एक्चुअली उनकी इज द ओनली सेकंड फिल्म जो मेरे ख्याल से सेकंड उसके अब बाद आपकी फिल्म आई होगी ना ये जी जी लक्ष्य जी के बाद। जी जी। तो एक चैलेंज क्या ये भी था कि लक्ष्य से अब कम से कम 5 लेवल आगे जाना है हमको। वेल वही मकसद है, वही हमारा तेजस? लक्ष्य है। वही ये लक्ष्य है। कंपैरिजन से ज्यादा हम जो हम बनाना चाहते हैं वो सिंसियरली बनाए हैं। और अभी बहुत अच्छा फील है कि ट्रेलर के लिए लोगों का बहुत प्यार मिला है, अब उतना ही प्यार और उससे ज्यादा फिल्म के लिए भी मिले। अच्छा, एज ए फिल्म मेकर आपके ऊपर क्या ये चैलेंज था कि इमरान हाशमी की जो फिल्म्स होती हैं उनमें जो गीत संगीत उनकी उनकी फिल्मों के जो गाने रहे हैं, मतलब फिल्म एक तरफ एक एक गाना अपने आप में फिल्म को सुपरहिट कराने का रोल प्ले करता है, लेकिन ये अब उस तरह की फिल्म नहीं है। ऑफ कोर्स इसका अलग तरह का कहानी है, अलग तरह का फ्लो है। तो इसका संगीत हमें कैसे ऑडियंस तक पहुंचाना है, हालांकि एक गीत है जो लोग काफी पसंद भी उसको कर रहे हैं, बट ये चैलेंज था आपके हाँ, लिए। वो चैलेंज तो था, क्योंकि सोचना था कि एक सोल्जर के लाइफ में हम गाने डाल रहे हैं, क्योंकि फिल्म की जरूरत भी होती है। तो मैंने एक बार शायद दुबे जी से पूछा भी था कि आप कौन सा गाना गाते थे घर पर। तो या लेकिन कौन सा सुनते थे? नहीं गाते थे, क्योंकि गाना तो पड़ेगा अगर ऐसा तो। लेकिन जोक्स अपार्ट, फिल्म में जो गाने हैं वो उस कहानी को आगे ले जाने वाले गाने हैं। और जैसे एक गाना अभी आया है उसको भी बहुत अच्छा सराहा है लोगों ने, और हम गाने उसी तरह से रखें जो फिल्म को आगे बढ़ाए, फिल्म के साथ रहे। ये नहीं कि बस एक कहीं से गाना डालना है इसलिए हमने गाना डाल दिया, इस तरह से उसमें नहीं किया है। आपने क्या इस चीज को मिस किया कि इस फिल्म में गाने उस तरह से नहीं है जो मेरी फिल्मों में अमूमन मतलब लोगों के साथ में एक कनेक्ट नहीं रखते नहीं, हैं, बहुत या अच्छे गाने हैं इस फिल्म में। हाँ, आप सही कह रही हैं कि एक जो होता है एक टोनालिटी फिल्म की होती है। अगर एक लव स्टोरी हो तो बाय डिफॉल्ट वो लेंड करता है जहाँ पे आपके पास 5 या 6 गाने हो। बट इट वाज आल्सो अ टास्क कि हम इस फिल्म में एक बीएसएफ ऑफिसर की कहानी में और एक ग्रिटी स्टोरी में किस तरह गानों को लेके आएंगे। हमारी एक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी 6 महीने पहले जब मैंने फिल्म देखी पहली स्क्रीनिंग में। हमने कहा कि गानों में काम करना होगा, क्योंकि ये हमेशा एक रिकॉल रहता है मेरी फिल्मों से गानों को लेकर, और जनरली भी हिंदी फिल्मों में वो एक हमेशा रिकॉल रहती है। थैंकफुली जो आर्टिस्ट हमें मिले, गायक मिले, म्यूजिशियंस मिले, इसमें जब वो सीन्स आते हैं जहां पे गाने आएंगे वो और भी बड़े हिट हो जाएंगे फिल्म की रिलीज के बाद, क्योंकि एक नैरेटिव को एक अपलिफ्टमेंट मिलता है इन गानों के जरिए, वो इमोशंस को एक अपलिफ्टमेंट मिलता है। तो जब फिल्म रिलीज होगी तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही कहीं एक तरह से ऑनेस्ट हो जाएगा और ऑडियंस के लिए। खैर आपकी फिल्मों के लिए सभी लोग उस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि गाने जो हैं वो किस तरह का रोल प्ले करेंगे, प्लस कितने समय तक हम उसे सुनेंगे। आई एम मतलब सारी फिल्में आपके पहली फिल्म से लेकर अभी तक का भी देखें तो आज भी लोगों के फोन में कम से कम 4 से 5 गाने आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन खैर ये फिल्म अलग तरह की कहानी है और अलग तरह के मोटो को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल हम कह सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इट्स डेफिनेटली वन ऑफ आपके लिए दोज, है। आई फील वन ऑफ दोज लैंडमार्क रोल्स जहां पे आपको जो मेहनत हम सब, आई मीन हर किरदार में मेहनत करते हैं एक्टर्स, लेकिन जब आप एक रियल स्टोरी को आप दर्शा रहे हैं स्क्रीन पर तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है उसमें, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। आपको एक एक सेंसिटिविटी भी होती है ऑडियंस की, क्योंकि आप बीएसएफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, उनका रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से दुनिया को दिखा रहे हैं, ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं। और जब आप एक रियल लाइफ कहानी बता रहे हैं दुबे जी की, उनके ऑफिसर्स की, तो सिनेमा एक ऐसी चीज होती है कि इट्स देयर फॉर पोस्टेरिटी। एक बार वो चीज बन गई, इट्स देयर परमानेंटली, उसको आप फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो प्री प्रोडक्शन में जितनी मेहनत जाती है इसमें, इट्स मोर देन अ नॉर्मल फिल्म, क्योंकि वो एक फिक्शनल चीज होती है। यहाँ पे आप किस तरह इनकी जिंदगी को समेट के उन मोमेंट्स को किस तरह तराशेंगे कहानी में, स्क्रिप्टिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट में, शूटिंग में जो सुर होगा एक्टर्स का, जिस तरह वो अपनी पिचिंग करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती है इन अ ट्रू लाइफ इवेंट। अच्छा सर, गानों का सवाल तो मैंने यहाँ पूछा, आपसे तो पूछना ही भूल गई। वैसे कभी होता था कि अपनी पलटन के साथ सब बैठे हैं, अपनी टीम के साथ बैठे हैं, तो कभी कुछ गीत संगीत या कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स ऐसे वक्त में भी आए हो आप? एक्चुअली हल्के फुल्के मोमेंट, गीत संगीत और एंटरटेनमेंट भी यूनिफॉर्म फोर्सेस का एक बड़ा
इंटीग्रेटेड हिस्सा है। तो मतलब ऑपरेशनल एरिया में भी आप देखिए, इतने स्ट्रेसफुल ड्यूटी के बाद, इतनी रिस्क ओरिएंटेड ड्यूटीज के बावजूद भी जो उसके क्षण होते हैं उसको लोग उसको भी जीते हैं। और फोर्सेज में मोनोटोनस लाइफ नहीं है, देयर इज ए रिस्क, देयर इज अ थ्रिल, देयर इज चैलेंज एंड देयर इज लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट आल्सो। कभी शेरो शायरी, कविताएं, कुछ ये सब? मतलब मुझको बर्बाद करना हो तो कोई शेरो शायरी मुझसे पूछे, गाना पूछे, बिकॉज़ दैट इज अ वेरी वीक एरिया अबाउट मी। सर लखनऊ में बैठे हैं, मैं अगर नहीं, कुछ 2 लाइन अगर गाना आप, वगैरह तो मैं नहीं गाता। और कोई भी शेर, कोई कविता जो आपके दिल के करीब हो। मैं एक हिंदी की 2 लाइन आपको कहना चाहूंगा कि एक फ्लावर यानी फूल से पूछा गया कि भाई आपकी इच्छा क्या है, व्हाट इज योर विश। तो उसने कहा कि चाह नहीं मैं उर्बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिंद प्यारी के चरणों में ललचाऊं, मुझे छोड़ देना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, राष्ट्र भक्त को प्रेम चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इसमें कुछ शब्द हम मिस भी कर रहे हैं, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक फूल के लिए अगर ये आत्मकथा और उसके बारे में ये चीज पूछी गई और उसकी अगर ये इच्छा है, तो शायद ये जो फिल्म है ये भी कुछ उसी दिशा की तरफ बनी है, जिसमें एक ट्रिब्यूट है और एक इनकी मंशा है। और आई थिंक स्टोरी एक बड़े कम टाइम में, बड़े कंडेंस फॉर्म में सबको देखने को मिलेगी। चलिए, मैं तो ये बोलूंगी बहुत मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ फिल्म बनी है और एक ऐसी कहानी को पर्दे पर लेकर आ रही है जो एक्चुअली हिंदुस्तान में सबको जाननी चाहिए और आज के दौर में बनी है, तो उसमें अलग तरह के जो टेक्निकल एक्सेलेंस है वो भी हमको दिखाई देगी पर्दे पर। तो इंतजार रहेगा। बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, फिल्म के लिए। थैंक यू। और जो यंगस्टर्स अभी यहाँ बैठे हैं और जो लाइव इस वक्त आपको देख रहे हैं, इमरान, आप कोई भी मैसेज अगर उनको देना चाहें जाते जाते। यही कि फिल्म हमारी ग्राउंड जीरो रिलीज होने वाली है 25 अप्रैल को सिनेमा घरों में, और आई थिंक हम सबको ये फिल्म, आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। आई थिंक इंफॉर्मेशन के तौर पे, एक ऐसे मिशन के बारे में, एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी में डिफाइनिंग मोमेंट, आप उस चीज को रिलिव करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे बीएसएफ ऑफिसर्स ने किस तरह अपनी जान को दाव पे लगा के ये किया, जो मेहनत उन्होंने की 2 साल तक। तो एक डिफाइनिंग मिशन है, आई फील एवरी इंडियन शुड वॉच एंड they'll feel proud to be an Indian. अब प्रहार होगा। प्रहार होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।